जैसे ख़राब समय हम बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि अभी आपको सेफ भी रहना है और पढ़ाई भी करनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी ऐसे है कि ऑफलाइन तो नहीं हो पा रहा है, तो सर कुछ आप सजेस्ट करो कि आप ऑनलाइन पे घर पे बैठे सेफली अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे कि आपको जानते हैं कि नीट का जो पेपर है वो 1 अगस्त के लगभग हो जाएगी। अभी तो यही लगता है, आगे पता नहीं। अगर कुछ एनटीए ने उसका कोई चेंज किया तो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो कुल मिला के अभी तो अप्रैल का 27 अप्रैल है और 1 अगस्त को आपका नीट का पेपर है। ये 2 डेट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी से। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें तो बचा है 3 और इसमें क्या बचा? कुल मिला के 93 और 95 ऐसे, मतलब 93 तो अप्रोक्सीमेट 90 डेज़ के हम प्लान करें तो अभी जो भी स्टूडेंट का कुछ भी नहीं हुआ, अगर वो चाहता है कि जल्दी में हम कुछ रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन करके हम कुछ जल्दी से अपना तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने ये चूज़ किया है कि कुछ कंटेंट ऐसे दें जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये फ़ायदा हो सके, जो घर पे बैठे हैं या फिर रूरल एरिया में है जहाँ पे इतना साइंस के टीचर नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन उससे भी हमको आगे गुजरने के चाहिए। देखिए, तो पहले आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें से नीट में तो क्वेश्चन आ ही रहा है और क्वेश्चन आते भी रहेगा, और इसका एप्लीकेशन जो है आपको पता ही है कितना महत्वपूर्ण है। तो एनएलएम से स्टार्ट करने से पहले हम ये करना चाहेंगे कि आपको पूरा बोर्ड पे फोकस करना है। फोकस करने के बाद आपको समझना है चीज़ों को। मैं थोड़ा स्लो स्टार्ट करेंगे पर आपको समझ में आ जाएगा, और साथ साथ हम प्रॉब्लम्स भी कराएंगे ताकि आपको उसका एप्लीकेशन ज़रूर पता हो, क्योंकि नीट में तो आपको प्रॉब्लम ही देगा। ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन तो आते हैं बट इतना भी नहीं है कि थियोरी ही दे पूरा आपको, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को उनको चेक करना है कौन क्या क्या नहीं पढ़ा है, किसको थियोरी बहुत ज़्यादा है, क्या वीक है, सब देख लेंगे वो। तो जो नीट है उसके लिए हम शुरू करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो देखिए, ये अभी छोटे बच्चे का तो हमको काम नहीं है कि हम वो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ाए आपको, सेकेंड लॉ पढ़ाए, फिर थर्ड लॉ। तो जल्दी से आपको शुरू करना है, जबकि आपको सबको पता ही है कि न्यूटन्स का लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे तो हमको एक चीज़ पहले आता है, वो है फोर्सेस। तो फोर्स की अगर हम बात करें तो वो फोर्स क्या है नहीं है ये तो आपको सभी पता, फिर मैं एक बार मैं बोल देता हूँ। तो एनी पुश और पुल विच आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन, या फिर यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी में होगा, ऑफ अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। ठीक है ना। तो पुश और पुल हम जब भी करें, क्योंकि अब बॉडी का मोशन का हम अगर रेस्ट में रहे उसका भी मोशन का चेंज करा, और कोई बॉडी पूरा कांस्टेंट वेलोसिटी में यानी यूनिफॉर्म मोशन में चले उसका भी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं पुलिंग और पुशिंग के साथ। तो जो बाहर से जो एक्सटर्नल चीज़ जो वो दे रहे हैं वही है फोर्स। तो ये जो फोर्स है उसका तो हमको यूनिट को आना ही चाहिए कि जो ऐसा यूनिट है या फिर MKS यूनिट वो क्या होता है, न्यूटन्स, क्योंकि न्यूटन्स ने डिस्कवर किया तो उसका ही नाम दे दिया, फिजिक्स वाले ऐसे होते हैं तो वो बात नहीं है पर हमको जानना है। तो ये है वो ऐसा ही हो गया। फिर CGS में क्या होता है, CGS में तो आपको सबका है डाइन होता है, और इसका जो रिलेशन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कॉन्वर्सेशन पढ़ता है, और ये खास करके हम नीट वाले के लिए और जो 11th और 12th में अभी पढ़ रहे हैं, जैसे 11th का टॉपिक है तो 11th वालों के लिए, तो उसको एक ओवरऑल एक अच्छा आइडिया मिल जाए। इस मेरे आवाज़ को ध्यान से सुनना।
नीट और 11th और जो 12th के बच्चे हैं जो बिगिनर से मतलब कुछ पता ही नहीं है, शुरू करना चाहते हैं, जस्ट आपको आगे से लड़ना है क्योंकि आप पीछे नहीं जा सकते। आप साइंस ले लिए, आपको ये सब पेरेंट्स के ऊपर एक ऐसे सिचुएशन आ गया है कि आपको आगे बढ़ना भी है और आपको रोकना भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ हो नहीं रहा है, आप कर नहीं पा रहे, आपकी वो कई भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि हम जब साइंस वाले पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको फैमिली के प्रेशर, इतना खर्च है, इतना आपको बियर करना पड़ेगा पेरेंट्स को, या फिर कोई और जो पेरेंट्स अभी नहीं उठा पा रहे स्कॉलरशिप से, बहुत सारे मेहनत करके हमको आगे बढ़ना है। लेकिन आपको सबके पास स्मार्टफोन होगा ही होगा, आप नेट भी है, तो कुछ अच्छे से पढ़ लो। तो फोर्स के बारे में हमने चर्चा किया। फोर्स ये न्यूटन यूनिट है, ये आपको याद रखना है, याद हो भी जाएगा। हम तो इतने बार बोलेंगे कि आपको याद हो ही जाएगा। और सीजीएस यूनिट है डाइन, है ना। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, तो कन्वर्सेशन आपको याद रखना भी है। और कभी कभी हमको छोटे वाले में 1 ग्राम वेट दे देता है, क्योंकि 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980, ये याद रखना। 980 डाइन भी होता है ग्राम वेट में दिया है, तो केजी वेट में तो 9.8 हो जाता है ना। 1 केजी वेट, इसको केजी और इसको वेट में करें तो 9.8। बस ये छोटे छोटे चीज़ आपको याद रखना है। अब तो खास कर ये याद रखना, बाकी तो आपको क्वेश्चन में दे ही देंगे। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक से दिख रहा है ना। हाँ, अब इसके बाद आता है इनर्शिया आता है। तो इनर्शिया के बारे में आपको पता है, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इनर्शिया तो फील हो ही जाएगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होता है, क्या होता है, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज द इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इट बाय इटसेल्फ। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इनर्शिया में इतना तो क्वेश्चन है से आते, एप्लीकेशन तो इतना भी नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे। तो इसके आगे आ जाते हैं, इसके आगे आता है मोमेंटम, जो है मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या है? मोमेंटम मतलब हमको इसको क्या से डिनोट करते हैं, ये पहला हम मिटा दे रहे हैं। और आपको अब कुछ लिखना चाहते हैं तो पॉज करके आप लिख लीजिए, क्योंकि हम ऑनलाइन पे हैं तो आपको बोर्ड की तरफ देखने या फिर हम रुके, ये वाला अभी सिचुएशन नहीं है। तो मोमेंटम को हम पी से डिनोट कर लेते हैं, है ना। मोमेंटम मतलब क्या होता है, और एक वेक्टर क्वांटिटी, पहले तो जानिए ये वेक्टर, आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी को होता है जिसके पास दोनों होता है, क्या दोनों, एक तो उसका मैग्नीट्यूड हो और इसका जैसे दिक बोलते हैं हम डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ साथ हो तो उसको मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम मतलब P इक्वल टू इसका जो मोमेंटम होता है, इसको हम और भी बोलते हैं जो मास इनटू वेलोसिटी। इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये तो वेक्टर है, स्केलर है, तो दोनों के साथ साथ ये वेक्टर आ जाता है, आपको पता है। तो P इज इक्वल टू mv। अब देखिए इसका यूनिट इतना आसान है, 11th के जो बच्चे हैं जो अभी कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए तो बहुत ही आसान है। इसका यूनिट पता नहीं है तो आपको मास का यूनिट पता है, केजी ले लो। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, इतना स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है, स्पीड स्केलर और वेलोसिटी जो वेक्टर, तो हमको लेकिन यूनिट दोनों के देखिए, वेक्टर जो होता है वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट आ गया ना, केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसका ये यूनिट हो गया, देखिए कितना, एम का और वी का, एम का और वी का, तो दोनों के साथ साथ यूनिट आ गया। अब यूनिट और डायमेंशन हम एक ही साथ में इसको भी दे देंगे, ताकि आपको यूनिट डायमेंशन का जो क्वेश्चन आता है नीट में वो भी आपको अच्छे से हो जाए। कि मोमेंटम का डायमेंशन देखिए, डायमेंशन तो जो केजी होता है, केजी मतलब कि मास है, तो इसका कैपिटल एम ले लो। और जो मीटर है वो तो लेंथ में होता है, और सेकेंड तो टी होता है, लेकिन ये पार है, या फिर टी टू दी पावर डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 1 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ए इसको ऊपर ले जाए तो टी टू दी पावर -1 हो जाता है। तो एम एल टी टू दी पावर -1 आ गया ना। तो ये होता है मोमेंटम। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ आपको थोड़ा याद रखना है। अब देखिए इसके बाद जो आता है, इसके बाद क्या आता है, आपको
थोड़ा सा आप अपर लेवल में इसका चाहिए। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या देखा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एनी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब DDT, रेट ऑफ चेंज हो गया ना मोमेंटम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू DPDT, या फिर इसको ऐसे भी लिखिए F इक्वल टू DPDT, है ना। अब देखिए P क्या होता है, MV हमने लिखा था, और आपको ये भी याद रखना P इक्वल टू MV, 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 ये याद रखना है। P इक्वल टू MV, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए F इक्वल टू DPDT, तो P क्या होता है MV, तो DDT ऑफ MV, यही तो होगा। अब देखिए ये क्या किस टाइप का डेरिवेशन है, UV, हमने DDT ऑफ UV, U कांस्टेंट V का डेरिवेटिव प्लस V कांस्टेंट U का डेरिवेटिव, ऐसे होता है ना। DDT ऑफ UV मैथ में किया था ना। अब जब मैथ का वीक है वो कोई ज़रूरत नहीं है कि आगे आपको मैथ का स्ट्रॉन्ग होना ही नहीं है, जो यहाँ पे यूज़ होगा वो आपको याद रखना है, और वो आपको थोड़ा लाइट का इशू है शायद, आप दिख रहा है ना, चलिए ऐसे देख लेते हैं। तो DDT ऑफ MV, DDT ऑफ UV का डेरिवेशन जो रहता है ऐसे होता है, DDT ऑफ UV, तो U कांस्टेंट फिर DDT ऑफ V DVDT प्लस U कांस्टेंट V का डेरिवेटिव और V कांस्टेंट DUDT, ऐसे होता है। तो UV का डेरिवेशन ये आपको मैथ में हमने पढ़ा था 11 में शायद, या 12 पे शायद, 12 पे। तो जो बच्चे 11 में है आपको याद रखना है बस, DDT ऑफ UV इक्वल टू U कांस्टेंट V का डेरिवेटिव प्लस V कांस्टेंट U। अब इनटू में तो प्लस होता है, सबको पता है, ऐसे इनटू में प्लस होता है, डिवाइडेड में डिवाइड होता है। तो U कांस्टेंट V का डेरिवेटिव प्लस V कांस्टेंट U का डेरिवेटिव। तो सेम इसी फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप देख लीजिए जैसे हम यहाँ इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो तो M कांस्टेंट DVDT लिख सकते हैं प्लस V कांस्टेंट DMDT। देखिए एक कांस्टेंट एक का डेरिवेटिव प्लस एक कांस्टेंट और एक का डेरिवेटिव, ऐसे। अब पता है आपको जो M है ये तो कांस्टेंट है, और DVDT क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन होता है, तो M आ गया ना। और V और मास का कांस्टेंट, और मास टाइम पे अगर डिपेंड करें तो M/T को और हम कुछ लिख भी सकते हैं, नहीं भी सकते, ऐसे M/T भी रखो। लेकिन मास अगर कांस्टेंट होगा तो dm/dt 0 होगा, ये तो जनरल फॉर्म है V dm/dt। अगर हम बोल रहे थे कि मास तो इसका कांस्टेंट है, M कांस्टेंट, M इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिख रहा है ना, चलिए M कांस्टेंट हो तो MA प्लस V dm/dt कितना का, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, तो V 0, V इंटू 0, तो क्या आता है, ये तो पार्ट ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म। तो MA आ जाता है ना। तो ये कहाँ से आया, F इक्वल टू MA, यहाँ से आया। जो बच्चे अभी 10th में हमने पढ़ा था, फिर 9 में कब छोटे क्लास में पढ़ा था ना, F इक्वल टू MA, F इक्वल टू MA, तो कहाँ से आया ऐसे, F इक्वल टू MA, देखा आज कितना बड़ा हो गया, F इक्वल टू MA, ठीक है ना। तो ये भी पार्ट ख़त्म हो गया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये केस 1 हो गया, आप इसमें केस 1 करके लिख से, आप पहले नोट अच्छे से बने कि पहले ये लिखिए, दिख रहा है ना, DPDT इक्वल टू F, ये तो सेकेंड लॉ, अब इसमें सेकेंड लॉ लिख सकते हैं, NLM का, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। तो इसमें क्या DPDT बराबर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो F इक्वल टू DPDT हमने बोल दिया। तो F इक्वल टू DPDT मतलब DDT ऑफ MV, P इक्वल टू MV, एक से एक लिखिए, P इक्वल टू P की जगह MV, यही है। फिर U कांस्टेंट V का डेरिवेटिव प्लस V कांस्टेंट U का डेरिवेटिव, ये आता है, तो ये, तो ये केस 1 में आया। क्यों केस 1, क्योंकि हमने मास को कांस्टेंट, मास को हमने क्या लिया, कांस्टेंट लिया। जैसे कि हमने मास को कांस्टेंट लिया तो F इक्वल टू MA आ रहा है। तो अब केस 2 में आता है, देखिएगा केस 2 में क्या आता है, तो ये वाला यूज़ कर लेते हैं, फिर केस 2 में आता है। देखिए केस 2 में मास कांस्टेंट हो गया था केस 1 में, और केस 2 में हमने क्या कांस्टेंट रखा, अब वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लिया, M को कांस्टेंट किया एक बार, फिर V को कांस्टेंट कर लेते हैं। तो क्या आया था, F इक्वल टू
dp/dt मतलब m dv/dt प्लस v dm/dt। तो आप अगली बार क्या करेंगे, v को कांस्टेंट, तो v को कांस्टेंट करते ही m इंटू जीरो आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। एक ऐसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो होता है, पहली बार पिछली बार भी हमने किया था। फिर इसमें v dm/dt होता है ना, तो क्या आया, ये टोटल आया, ये f इक्वल टू कब आया, केस 2 में आया, वेलोसिटी कांस्टेंट तो dv/dt जीरो, f इक्वल v dm/dt। अब ये वाला कहाँ पे यूज़ होता है आपको पता है कि वेलोसिटी को कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जाता है तो वेलोसिटी का चेंज dv/dt का ज़ीरो हो जाता है। अब ये वाला कांस्टेंट रॉकेट में, रॉकेट साइंस जब हम पढ़ेंगे, मतलब NLM पे जब हम रॉकेट में प्रोपल्शन देंगे, ऊपर आएगा NLM यूज़ करके, तो कन्वेयर बेल्ट और रॉकेट प्रोपल्शन में ये यूज़ होता है। रॉकेट में ये साइंस यूज़ होगा, रॉकेट साइंस v dm/dt। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो उसका जो फोर्स निकाल के आता है v dm/dt। तो केस 1 में क्या था, f इक्वल टू ए वाला ज़ीरो था तो एम ए आया था। नॉर्मल में केस 1 में एम ए आया था, केस 1 में माँ आता है, माँ सबसे अभी पृथ्वी का हमको जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा और हमको ताकत देने वाली चीज़ें होते हैं माँ। तो एफ इक्वल टू ए में केस 1 में, केस 2 में हमको क्या मिला, रॉकेट मिला, v dm/dt और अच्छे से लिख देते चलिए v dm/dt है ना। तो ये आता है पूरा अच्छे से, एक बार याद कर लो क्या हमने पढ़ा था, यही इम्पोर्टेंट है। हमको सेकेंड लॉ क्या दिया था, ये फोर्स जो होता है मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है ना। जो फोर्स है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स होता है ना। तो सेकेंड लॉ मोशन यही दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो केस 2 देखा और केस 1 देखा। केस 1 में देखा dp/dt बराबर क्या होता है, m dv/dt v dm/dt। अगर मास को कांस्टेंट माना तो dm/dt तो ज़ीरो हो जाएगा। आपको पता है एक एक केस में ddt को ज़ीरो करना है और दूसरे केस में और एक ddt को ज़ीरो करना है। एक बार मास को कांस्टेंट करो और एक बार v को कांस्टेंट करो, दोनों है इसमें। एक बार एक मास को कांस्टेंट करो तो m वाला ज़ीरो हो जाएगा, तो m वाला ज़ीरो हो जाएगा तो dm/dt ज़ीरो, dm/dt तो बचा क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, m रहेगा। और इसमें v को कांस्टेंट मान लो तो ज़ीरो हो जाएगा, तो dv/dt ज़ीरो हो गया, तो वाला v dm/dt बचेगा। तो यही दो। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम देखेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी है पर आपको ध्यान देना है। आपको स्पीड हो रहा है तो थोड़ा स्लो करेंगे। लाइट का भी इशू है थोड़ा। तो देखिए अब बड़े हो चुके हैं तो फोर्स तो ऐसे देगा नहीं, 5 न्यूटन वाला फोर्स, और ऐसे एक बार कर लेते हैं। मान लीजिए ये फोर्स है 5 न्यूटन वाला और आपको दे दिया है एक जो एक्सीलरेशन है वो 2 मीटर पर एक्सेलरेशन होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों की आता है। पहले आता है ए, फिर आता है v, फिर आता है ए, v इक्वल टू L/T, ए इक्वल टू v/t, v बराबर L/T/t मतलब टी स्क्वायर आता है, टी वाला आता है। साइंस वाले को बहुत अच्छे से याद है ना, देख लीजिए आ रहा है, ये देखिए v इक्वल टू L/T, ए इक्वल टू v/t, तो L/t स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए छोटे करके भी देख लेते हैं, तो v का क्या होता है, v की जगह क्या लिखेंगे L/t, तो इसमें L/t और ये t/t, तो देखिए तो ये बड़ा वाला बाई है ना, तो L/t इंटू 1/t ये होता है, तो L/t स्क्वायर, वही वाला टी स्क्वायर से m स्क्वायर आया। ठीक है, तो अगर इसमें बोले हमको मास बताओ, छोटा मास, तो m इक्वल टू f इक्वल टू m होता है ना, लिखा है ना फर्स्ट केस 1 में f इक्वल टू m, तो ये m पूछ रहे, तो m इक्वल टू क्या होगा, f/, ये वाला इधर ही आ जाएगा, तो f/a सिंपल ये है। लेकिन ये तो पूछता नहीं है नीट में, तो पूछेगा ही नहीं, पूछ लिया तो अच्छा बात है। लेकिन यूनिट क्या है, केजी में आया तो केजी, न्यूटन ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, तो हम केजी में लिखेंगे है ना। तो 1 हो गया,
ऐसे एक डायरेक्टली क्वेश्चन है। अब सेकेंड जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा वेक्टर का कैसे यूज़ करते हैं। अ फोर्स, पहले लिख लीजिए, अ फोर्स F इक्वल टू 6 I कैप माइनस 8 J कैप प्लस 10 K कैप। ये जो कैप होता है आपको पता है कि 3 डायमेंशनल एक फोर्स को डिनोट कर रहे हैं, ऐसे में एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। कोई एक पोजीशन है फोर्स का जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों पोजीशन वेक्टर आपके यूज़ हो रहा है। तो ये एक फोर्स हो गया। तो अब फोर्स इतना प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ √2, प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन लिखिए। अब फोर्स F इक्वल टू इतना न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी। हो गया। ए फोर्स F इक्वल टू 6 I कैप माइनस 8 J कैप प्लस 8 10 K कैप न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। कंप्लीट हो गया। और एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा। अब फोर्स F इक्वल टू 6 I कैप माइनस 8 J कैप प्लस 10 K कैप इतना न्यूटन है। प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। तो जैसे कि हम लोग फोर्स दे रखा है, मास पूछ रहा है और एक्सीलरेशन भी पूछ रहा है। क्योंकि एक्सीलरेशन दिया है तो मास ही पूछेगा, दोनों के दोनों तो दिया है, बस एक को और पूछना है। F इक्वल टू ma लगाएंगे। लेकिन जो ये m है, ये तो देखिए जो F है ये वेक्टर में दिया है, ये तो मैग्नीट्यूड नहीं है इसका। तो हमको पहले ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। तो देखिए बहुत ही ईजी है, आपको तो बस याद रखना है। जो हम बोल रहे हैं वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना है, बहुत ईजी है। आपको ऐसे वेक्टर दिखा है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप F दे दिया है, आपको निकालना है मॉड F। तो क्या बोलते हैं मॉड, मतलब जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है, क्योंकि तो वेक्टर है न्यूटन में, तो इसका जो मॉड है वो कितना होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले तो आपको रूट दे दीजिए, फिर इसका सबका स्क्वायर कर दीजिए विदाउट एनी नेगेटिव साइन। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये होता है इसका मॉड। तो ये F आ गया। तो इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36, 64, 100, 100, 200, √200 और भी छोटे वाले अगर लेते हैं 2 × 100, 2 वाला बाहर आ जाएगा, 100 का अंडर रूट होता है 10, तो 10√2 आ गया ना, 10√2 न्यूटन। देखिए इतना बड़ा वेक्टर अब छोटा हो गया, √2 10 या फिर 10√2 न्यूटन आ गया। है कि नहीं यार, पूरा अच्छे से देख लीजिए, लाइट का थोड़ा सा हो गया ना, 10√2 न्यूटन। अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपल है। आप m क्या है, m इक्वल टू दिख रहा है ना, m इक्वल टू F इक्वल टू m है, F/a। इसका तो मॉड लेंगे, इसका तो वेक्टर लेंगे। तो क्या है मैग्नीट्यूड 10√2 डिवाइडेड बाई √2 जो दिया है, सिंपल √2 ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो √2 से √2 तो गेट कैंसिल, तो 10 यूनिट क्या है kg होगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड और न्यूटन में दिया है तो kg होगा, 10 kg सीधा आंसर है। तो ये आपको याद, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर इतना इम्पोर्टेंट है जो फोर्स का है वो दिया है। तो किसी भी अगर फोर्स में दिया है तो उसको आपको मॉड में लेना है, क्योंकि तभी आप इसमें कुछ डिवाइडेड कर सकते हैं, दोनों में सेम ही होना चाहिए तभी तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो फोर्स आ गया, ऐसे 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 ख़त्म का पूरा देख लीजिए। आया, चलिए और एक देख लेते हैं, और एक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे की थ्योरी दिखाएंगे। 4-5 क्लास लगेंगे, जल्दी में हो जाएगा, बहुत अच्छे से भी होगा। देखिए अब जो मैथ, ये जो प्रॉब्लम है, हम आपको बोलेंगे, आपको सुन लेना है कि क्या हम बोल रहे हैं, और वो भी आपको बैक करके
प्रीवियस मूड में जाने और उसको दोबारा सुनना है, क्योंकि क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए। और हम यहाँ पे डायरेक्ट डेटा लिखेंगे। तो पहले दूसरा वाला क्वेश्चन एक सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए क्वेश्चन को टैकल करना क्या है वो आपको आना चाहिए। देखिए पहले क्वेश्चन आप सुन लें। ए 5 kg ब्लॉक इज़ रेस्टिंग। देखिए हम पढ़ रहे हैं, आपको सुनना है। ए 5 kg ब्लॉक इज़ रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन। It is struck, S-T-R-U-C-K, struck by a jet releasing water at the rate of 3 kg per second. Emerging, E-M-E-R-G-I-N-G, with a speed of 4 meter per second. Calculate the initial acceleration of the block. तो पहले हमने दो चीज़ देखा। देखिए 5 kg ब्लॉक दिया रेस्टिंग में, मतलब मास कांस्टेंट। स्ट्राक बाय ए जेट प्लेन रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 kg पर सेकेंड, मतलब DMDT दिया है। स्पीड भी दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। क्या द इनिशियल एक्सेलरेशन। तो देखिए अब जैसे कि मास कांस्टेंट दे दिया है और DMDT भी दे रखा है, तो आपको कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला। आप देखिए तो वेलोसिटी जैसे ही कांस्टेंट, हम देखें इमर्जिंग विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ये तो कांस्टेंट है। तो वो वाला देखिए आप, जैसे में फोर्स आया था m dv/dt प्लस, ये वाला तो आपको याद होना चाहिए, AV/dm/dt। तो इसमें देखिए DMDT तो दे रखा है और वेलोसिटी भी दे रखा है, पर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट, मतलब ए पार्ट क्या हो जाएगा, 0 बचा रहेगा ये पार्ट। इसके हम ऑपरेशन करेंगे। भी तो दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड इंटू DMDT पता है ना, रेट ऑफ इमर्जिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 kg पर सेकेंड। तो ये इसमें 3 आ जाएगा, सीधा एकदम। तो 4 3 जा 12, F तो न्यूटन आएगा। लेकिन हमको ये नहीं पूछा था कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमको ये वाला लिखना है और आपके देखना है कि ए निकालना है, तो पहले तो फोर्स तो निकालो। जब भी आपको ए निकालना है, क्योंकि F इक्वल टू ए में होता है, सब दे रखा है, पर हमको ए नहीं पता है, तो ए से निकालने से पहले आपको फोर्स निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे में फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसमें F निकल जाएगा। अब देखिए F के बाद क्या आता है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन अब तो ईजी हो जाएगा ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू F/m। F तो बहुत ही आसान से आया और m तो पहले से दे रखा है 5, तो 12/5। अब जो भी आप कर सकते हैं इसमें 2.4 ऐसे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वल टू F/m, F इक्वल टू ma, ऐसे करके 2.4, 5 2 10 5 4, तो 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है। देखो देख लीजिए अच्छे से। और से लाइट का इशू नहीं आएगा, आप तो उठा नहीं पाया इसको। और इसके आगे आप बढ़ते हैं और आगे आपका हेडिंग दे देते हैं। जो मेन मेरा होता है वो होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें देखिए नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ए सिस्टम इज़ 0। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जितना गया उतना ही ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव अगर कैंसिल हो रहा है, नेट फोर्स मतलब बॉडी इन रेस्ट वहीं पे रहेगा। जितना फोर्स देंगे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो हम जानते हैं F इक्वल टू dp/dt, यही है, एक ही मुद्दा है, F इक्वल टू dp/dt। इसको हम अगर 0 कर दे तो ये 0, मतलब ये भी 0। तब देखिए किसका डेरिवेशन 0 होता है, जो कांस्टेंट होता है वही 0। मतलब क्या होता है, E इक्वल टू कांस्टेंट, तभी तो P का डेरिवेशन 0 है।
पर हमने कहाँ से लाया, फोर्स अगर जीरो हो जाए एक्सटर्नल फोर्स तो हमने बोल दिया कि टीपीडीटी तो जीरो होगा। लेकिन ये कब जीरो होता है, जब पी का कांस्टेंट होता है, मोमेंटम कांस्टेंट है उसका डेरिवेशन ही तो जीरो होता है, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। मतलब P1 प्लस P2 3 4 5 मोमेंटम लग रहा है एक पार्टिकल, वो टोटल जीरो। और अगर 2 लग रहा है P1 प्लस P2 इक्वल टू जीरो, देन क्या होता है P1 इक्वल टू माइनस P2, यही होगा। मतलब जितना भी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ अपोजिट एंड इक्वल आया समझ में। देखिए डेल्टा पी होता है P1 प्लस P2, और जो रहता है इसका यही डेल्टा पी मतलब होता है जब कोई फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स, इसका ही एप्लीकेशन है। तो लिख लेते हैं और एक कि LOC आप तो पहले लिखिए, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें ये लिखिए F इक्वल टू डी जीरो, F एक्सटर्नल इज जीरो, देन ये होता है ऐसे। टू द पॉइंट पढ़ेंगे क्योंकि हमको आगे बढ़ना भी है और साथ साथ हमको क्लियर भी होता रहेगा। जो 11 बजे उसका तो टाइम थोड़ा है पर नीट का है, आप जल्दी वीडियो को स्पीड बढ़ा दीजिए, अब वीडियो को जल्दी देखिए क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आपको तो पता है। पर देखिए इसके आगे और बढ़ जाते हैं, इसमें आगे हम अगर बढ़े तो क्या देखिए, अब देखिए व्हेन अ पार्टिकल स्ट्राइक्स, अगर कोई पार्टिकल पी मोमेंटम से एंगल थीटा में किसी भी वॉल पे टकराए, उसके बाद उसको कोई और एंगल से उसका इमर्जिंग करे, आउट हो और देन जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या होगा। तो ये वाला एक प्रॉब्लम बहुत बार आता है, ऐसे नीट में तो आ ही रहा है, AIPMT नीट तो और आगे भी देता ही रहेगा। तो ये वॉल है, हमने सोचा कोई भी बॉल है, क्रिकेट बैट है, इसमें एक ही प्रॉब्लम होता है, सिर्फ इसमें आया और ऐसे निकल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये कुछ मोमेंटम लेके आया है, एम भी लेके आया है, कुछ थीटा एंगल है, शॉर्टकट में दिखा रहा है क्योंकि इसमें थीटा एंगल में वो टकराएगा। तो देखिए जो P है ये तो M भी है, अगर इसका दो कंपोनेंट हम लेंगे, यहाँ से आकर सोचिए कि ये ऐसा इसका इमर्जिंग हो रहा है, तो क्या होगा, जो थीटा वाला एंगल है उसमें क्या होता है कॉस थीटा था, तो ये M भी तो कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि P यहाँ से P बराबर M भी आ रहा था, दोनों कंपोनेंट में हमने तोड़ दिया, और M भी साइन थीटा, यहाँ पे क्या होता है M भी साइन थीटा। इसी तरह इसमें भी देखिए यहाँ से भी आ जा रहा है तो ऐसे डायरेक्शन, और इसमें भी ऐसे आएगा, इधर बाहर जाएगा, तो M भी जो है साइन थीटा, ये भी M भी साइन थीटा होगा, एक जाने के टाइम और एक आने के टाइम। और ये भी यहाँ से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, इसका रोटेशन देख लेते हैं, तो इसमें भी आपको इस एंगल पे ले सकते हैं, M भी कॉस थीटा ये भी हो जाएगा, आ रहा है ना। अगर किसी को डायरेक्शन में भी प्रॉब्लम है तो और एक शॉर्टकट है आपको लिए, आप ये सोच लीजिए कि जब आने के टाइम है ऐसे वाला तीर के लिए हम प्लस यूज़ करेंगे और जाने के लिए माइनस यूज़ करेंगे। तो देखिए आ रहा है जा रहा है पर कंपोनेंट सेम रहेगा, एम बी कॉस थीटा इधर ऐसे आ रहा है तो ये वाला कंपोनेंट एम बी कॉस थीटा होगा, और इसमें जा भी रहा है तब भी ये वाला एम बी कॉस थीटा रहेगा, इधर साइन थीटा रहेगा। अभी आने के टाइम का प्लस, जाने के टाइम माइनस। लेकिन जो डेल्टा पी है, और ये तो दोनों देखिए एक अपोजिट है, इसके एक का एक अपोजिट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, एक के जितना आपने 5 न्यूटन से खींचा उतना ही 5 न्यूटन से हमने इधर भी खींचा, तो नेट तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ये दोनों तो नहीं रहेगा, पर ये भी रहेगा। देखिए आप आने के टाइम प्लस और जाने के टाइम माइनस, आने के टाइम प्लस जाने के टाइम माइनस। लेकिन जो डेल्टा पी है, क्योंकि आपको डेल्टा पी निकालना है, मतलब चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तब देखिए चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, हमेशा डेल्टा पी क्या होता है P2 माइनस P1, ये आने के टाइम P1 जाने के टाइम P2 हो गया, तो P2 माइनस P1 करेंगे, डेल्टा P बराबर P1 P2 माइनस P1, P2 क्या होता है
माइनस बोला आने के टाइम जाने के टाइम, तो माइनस एम भी कॉस थीटा हुआ का। उसके बाद ये माइनस P1 क्या होता है प्लस होगा एम भी कॉस थीटा माइनस प्लस एम भी कॉस थीटा, तो कुल मिला के क्या आएगा माइनस एम भी कॉस थीटा माइनस एम भी कॉस थीटा। देख लीजिए माइनस प्लस माइनस एम भी कॉस थीटा, तो दोनों के साथ साथ क्या होगा 2m भी माइनस 2m भी कॉस थीटा, ये आएगा डेल्टा पी। तो आपको ये याद रखना है डेल्टा पी माइनस 2m भी कॉस थीटा, डेल्टा पी माइनस 2m भी कॉस। मॉड ले ले तो क्या आएगा माइनस उठ जाएगा ना, सिर्फ हमको लेना है 2m भी कॉस थीटा डेल्टा m भी माइनस तो ही आएगा। बस इतना ही, ये वाला मिटा दे रहे हैं, ये वाला यूज़ हो ही चुका है। तो डेल्टा जो पी आया आपको वो क्या है था 2m भी कॉस थीटा। अगर इसका हम मॉड ले ले तो डेल्टा पी का हम मॉड ले ले तो 2m भी कॉस थीटा, ये भी है थीटा नहीं है, कुछ बच्चे बस थीटा भी समझे है ना। तो डेल्टा पी आ गया। और यही क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हम एक क्वेश्चन के थ्रू आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा डायग्रामेटिक है तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को और ऑप्शन भी देख लीजिएगा। हो गया ना, पूरा ऐसा ही था क्वेश्चन। A rigid ball of mass m strikes on a rigid wall 60 degree in angle and reflected without loss of speed as shown in fig. Then the value of impulse imparted by the wall on the ball will be. Then impulse आपको करना, मतलब सीधा जो impulse है, तो impulse हमने नहीं भी पढ़ा है तो आपको बात नहीं, impulse इतना भी आसान नहीं। impulse जो होता है वो FT होता है। तो इम्पल्स हो जा क्या होता है, द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल क्या इम्पल्स इम्पार्ट किया, मतलब आपको मोमेंटम ही सीधा आपको बात आ गया कि आपको डेल्टा पी निकालना है। तो आप तो डायरेक्ट ऐसे में देखिए आंसर भी पॉजिटिव में दिया है, नेगेटिव की कोई बात भी नहीं कर रहा है, तो आपको ये पता है आपको सिर्फ 2m भी कॉस थीटा लिखना है और क्या, ऐसे ही आता है। बस आपको थोड़ा ऐसे बोल देता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नीट है, ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चन है बहुत आसानी आता है, देता तो है वो 10 क्वेश्चन जो थोड़ा अलग सा है, 10 या 5 या फिर 3 क्वेश्चन ऐसे देता है, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और भी अच्छे से, और वो भी हम देख लेंगे बहुत आगे भी। तो 2m भी कॉस थीटा डायरेक्ट होगा, डेल्टा पी को 2m भी कॉस थीटा। आपको 2 पता है, मास का अगर भी नीत में ऐसे ही दे रहा है तो m भी कॉस थीटा, मतलब हम तो यही एंगल यूज़ करेंगे। एक का 60 डिग्री है तो कॉस थीटा कॉस 60, तो कॉस 60 लिखते हो यहाँ पे। अब 2m भी कॉस 60 हाफ होता है, 2 कैंसिल, तो m भी ऐसे जल्दी करना है। डेल्टा पी इक्वल टू जब भी आपको ऐसे फिगर देखे आपको तो सिर्फ डेल्टा पी लिखना है 2m भी कॉस थीटा। फिर आगे आपको दिखा है कि m दिया है, v दिया है, कॉस थीटा जो एंगल ये तो थीटा ही होता है, थीटा आपको 60 दिया है। आपको कई बार ये भी एंगल दे रखा है, बहुत बदमाश है ना, तो ये भी आपको अगर दे दिया ये वाला एंगल 60, तो आपको ये भाई निकालना है कि ये 90 डिग्री से ये 60 कितना है, तो ये थीटा आपको ये वाला चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए। ये भी दिया रहेगा तो भी आपको दे भी रखा है तो भी आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो ये वाला ही एंगल, ये वाला अंदर वाला आपको चाहिए। अगर ये भी आपको दिया है कहीं भी जैसे 60 तो ये 60 का, लेकिन इसको 30 यूज़ करना है। पर इस क्वेश्चन में आपको ये वाला 60 दे रखा है, ये वाला 60 दे रखा है, तो ये आपको तो बात ही नहीं है। तो 60 2m भी कॉस थीटा, m 60 2 कैंसिल, m भी आंसर, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। तो आंसर 3 हो जाएगा आंसर। आया समझ में? तो आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से देख लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए। थोड़ा लाइट का इशू है हमारा, पूरा देखा लेते हैं। ये वाला डायग्राम आपको याद होना चाहिए, और डेल्टा पी इक्वल टू 2m भी कॉस थीटा लिखना चाहिए। और थीटा जहाँ पे क्या होगा, थीटा इक्वल टू ये वाला एंगल अंदर वाला, थीटा कौन सा वाला अंदर वाला, थीटा कौन सा वाला वो अंदर वाला, थीटा कौन सा वाला अंदर वाला आपको यूज़ करना है। आपको ये भी दे रखा होगा ये 20 डिग्री, तो ये 70 यूज़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, साइन कॉस का ही यूज़ है, कॉस का तो आपको 45 वाला यूज़ होगा, 30 वाला यूज़ होगा, या फिर 60 वाला यूज़ होगा, या फिर 90 वाला तो होगा ही नहीं है, क्योंकि आपको इम्पल्स जनरेट करना है। तो ये आएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए। 2m भी कॉस 60 हाफ कैंसिल 2 m भी 3 आंसर। और ये पूछा था कब, ये AIPMT या फिर नीट
2 का क्वेश्चन है, और आगे भी ऐसे क्वेश्चन है, और बाकी हम अगले दिन आपको कराएंगे जो नीट 2 का क्वेश्चन है वो वाला। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहिए और आप एक बार अच्छे से ये समझ लीजिए, फिर बार बार ये वीडियो को आप देखेंगे तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। और एक बार हम समराइज़ भी कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था, आपको क्या याद करना है नहीं करना। आज का जो टॉपिक है मेन मुद्दा, आपको क्या पढ़ाया था आज हमने, एक तो पढ़ाया था P = MV, ये आपको याद रखना है। इसमें भी 2 आता है, P = F आ जाता है, F = dP/dt से ए भी याद रख लीजिए, F = dP/dt। फिर इसमें जो F आता है वो ma आता है, और एक रॉकेट के लिए F क्या आता है, ये आता है। एक रॉकेट है और एक नॉर्मल वाला है। और आगे हमने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था। और इम्पल्स I = ft। इम्पल्स देखिए बहुत आसान है, इसलिए हमने यही पढ़ा। अगर एक थप्पड़ आपको ज़ोर से कान में दें तो जितना फोर्स देंगे इतना इम्पल्स क्रिएट होगा, जितना टाइम से देंगे उतना आपको छोड़ लगेगा। तो इम्पल्स जो होता है वो स्मॉल टाइम के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स आपको दिया जाए तो इम्पल्स होगा I = ft। ये बहुत ऐसे तो सिंपल पूछ लेता है, नहीं पूछे। सेकेंड जो होता है वो मोमेंटम जो होता है वो एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या है तो लीनियर मोमेंटम। तो P1 + P2 बराबर कांस्टेंट होता है। कहाँ से कांस्टेंट आया वो हमने दिखा दिया आपको। कैसे कांस्टेंट आया, क्योंकि फोर्स को आपको एक्सटर्नल फोर्स को 0 कर देना है। F एक्सटर्नल = 0 होगा, फिर हम क्या बोलेंगे, F एक्सटर्नल अगर 0 होगा तो dP/dt क्या हो जाएगा, dP/dt बराबर भी 0 हो जाएगा। अब dP/dt जैसे 0 हो गया तो P कांस्टेंट, और P कांस्टेंट ऐसे आएगा। और डेल्टा P जो होता है, डेल्टा P कैसे आया वो वाला आपको याद रहना है। ये आगे देखिए, इसमें वाल भी यूज़ होगा और एक बार यूज़ होता है क्या वाला, बैट वाला, बैटिंग का क्वेश्चन भी होता है। एक बॉल आया, बैट पे ऐसे टकराया, फिर ऐसे एंगल में चला गया। आपको पता है कौन सा एंगल दे रहा है, बैट के साथ एंगल बोलेगा या फिर आपको किस एंगल दे रहा है वो आपको पढ़ के समझना है। आगे भी क्वेश्चन हम करा देंगे कल। आज तो पहले ऐसे देखिए, बॉल आया या फिर एक वॉल पे टकराया, वॉल या फिर बैट, कोई भी पार्ट ऐसे होता है। जो ये एंगल आपको पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसे सिचुएशन में ये थीटा है, ये थीटा है, तो आपको यही थीटा यूज़ कर, आपको तो यही थीटा से मतलब है। ये वाला ऐसे सिचुएशन आएगा आपको तो डायरेक्ट पहले लिख ही देना है, P = अगर नेगेटिव साइन है तो -2mv वाला लिखना, अगर कुछ नहीं है आंसर में पॉजिटिव। तो देखिए अब तक हम क्या क्या पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन देख लिए। इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोला आपको थोड़ा ज्ञान मिला। उसके बाद हमने फोर्स की थोड़ा चर्चा की, फिर हमको इम्पल्स पढ़ा। इम्पल्स में I = ft, और ये ft dp के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि dP/dt f होता है। तो dP/dt इधर कर दो तो f ही आ रहा है, तो dP/dt = f। और उसके बाद हमें मोमेंटम, ये जो मोमेंटम है ये तो ऐसे में लीनियर मोमेंटम है ना। तो लीनियर मोमेंटम में P = mv होता है। इसके आगे और बढ़ जाते हैं तो देखिए, इसके आगे बढ़ा तो हमने क्या देखा था, उसका डेरिवेशन देखा था। P = mv पे हमने क्या किया, बोथ साइड हमने t के रेस्पेक्ट में ऐसे डेरिवेशन किया था, ddt ऑफ mv। फिर ये जो होता है dP/dt, ये तो f हो जाता है, फोर्स होता है, और इसमें m कांस्टेंट, dV/dt तो आपको याद हो गया होगा, v dm dt। एक वाला रॉकेट पे और एक वाला नॉर्मल ma, और एक वाला v dm dt वाला ऐसे रॉकेट में आता है dm dt। तो अगर m को कांस्टेंट मान लें तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये भी ma आएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। इफ़ m = 0, ये तो हमने दिखा दिया आपको, m = 0 मतलब 0 नहीं है, m = अगर कांस्टेंट हो तो dm dt 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा। अगर v कांस्टेंट हो जाए, यूनिफॉर्म मोशन है, तो dV/dt उसी हिसाब से एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तब तो यही रहेगा। एक वाला कांस्टेंट कहाँ पे, रॉकेट में होता है, v dm dt वाला। तो ये हमने पढ़ा था। अब इसके आगे और बढ़ जाते हैं, इसके जो प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं एक बार। आप थोड़ा प्रॉब्लम देख लीजिए, बोर्ड अच्छे से दिख रहा है ना। और एक क्वेश्चन है जो कि नीट 2016 में आया था, फेज़ 2 में। ये देख लीजिए, रिजिड वॉल वाला। पहले आप पूरा क्वेश्चन
अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए और इसका आंसर भी देख लीजिए, है ना। तो हमको क्या दे रखा था, क्वेश्चन ऐसे ही था जो हमने थ्योरी आपको पढ़ाया। कुछ ए मास है, बी वेलोसिटी से आ रहे हैं वॉल पे या फिर बैट पे, और एक शाम को कराएंगे अभी। कुछ एंगल थीटा, आपको तो ये अंदर वाला एंगल चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं आपको, ये वाला 60 आपको चाहिए, और ये जो निकल रहा है ऐसे एमिट हो रहा है उसके वॉल से टकरा के, तो हमको क्या यहाँ पे चाहिए, द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पोर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल, हमको वो इम्पल्स चाहिए। तो हमको क्या बोला, इम्पल्स चाहिए। इम्पल्स क्या है, एफ टी होता है। एफ टी क्या होता है, किसके बराबर होता है, एफ जो डी टी है, एफ टी वो तो मोमेंटम है, क्योंकि डी पी बाई डी टी ये क्या है, ये तो एफ है, डी पी बाई डी टी एफ। मतलब हमको क्या चाहिए, इम्पल्स, इम्पल्स बराबर मोमेंटम आ रहा है, तो सिंपल सा सीधा हमको मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम क्या फार्मूला है, डी पी या फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, याद करो, याद है, पहले इधर से आ रहा है, ये पॉजिटिव साइन ले लो और ये नेगेटिव साइन ले लो, कि इधर से आ रहा है तो पॉजिटिव, यहाँ से जा रहा है तो नेगेटिव। पहले इसके कारण ये P1 मान लो, P1 से आया था, और ये P2, तो P2 माइनस P1 होगा, P2 माइनस P1, P2 कितना होगा, माइनस एम भी होगा, इधर माइनस है, माइनस के लिए माइनस मोमेंटम, और ये वाला तो साइन थीटा है, इससे P2 लिख रहे हैं, P2 साइन थीटा इधर, P1 साइन थीटा इधर, और इधर क्या आ रहा है, P1 कॉस थीटा, और ये भी माइनस P2 कॉस थीटा, माइनस लेंगे से P2, अब तो एंगल डोनेट कर रहे हैं, लेकिन हमको साइन कन्वेंशन की याद होना चाहिए, साइन कन्वेंशन को ध्यान देना है। इधर आ रहा है तो प्लस लेंगे, और इस साइड में उल्टा साइड अपोजिट साइड में जा रहा है तो उसका साइड नेगेटिव लेंगे। तो माइनस एम भी किसके लिए, P2 के लिए, क्योंकि P2 जा रहा है, इधर साइड आपको पॉजिटिव लिया तो इधर नेगेटिव लेना होगा, अगर इसको आप नेगेटिव माना तो इसको पॉजिटिव लेना होगा, बात एक ही है। तो देखिए इधर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव माइनस एम भी कॉस थीटा, P2 के लिए माइनस ए वाला माइनस P1 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव P1 एम भी कॉस थीटा, पॉजिटिव एम भी कॉस थीटा, तो कुल मिला के यहाँ पे जो आएगा -2 एम भी कॉस थीटा, आपको तो याद होना चाहिए, पहले भी हमने दिखाया, -2 एम भी कॉस थीटा है। अगर हम इसको डी पी ले ले तो इसका मॉड ले ले डी पी, तो ये माइनस अभी हटेगा, क्योंकि ये पी है, इसका मॉड लेंगे, प्लस तो नहीं लेंगे, ऐसे प्लस भी होता है, प्लस ही होता है 2b कॉस थीटा, तो 2m भी कॉस थीटा हमको याद होना चाहिए। अब इसमें m भी दे रखा है, v भी दे रखा है, थीटा भी दे रखा है 60 डिग्री, तो हम सीधा पुट करेंगे 2m भी कॉस थीटा, कॉस 60, तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 2 से कैंसिल, m भी आ रहा है, ऑप्शन 3 आ रहा है ना, ऑप्शन 3 में आ रहा है, देखिए, तो ऑप्शन 3 एम भी आंसर हो गया, यही पूछा था। तो आसान है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे डायग्राम दे आप तो सीधा यहाँ पे अटैक करो, ऐसे दे रहा है तो आपको इधर अटैक करना है। आपको ये एंगल भी दे रखा होगा, पर आपको चाहिए क्या, ये अगर ये 60 दे रखा है तो आपको 60 नहीं यूज़ करना है, इधर 30 यूज़ करना है, क्योंकि ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है, दिख ही रहा है आपको राइट एंगल, तो इसमें 30, ये 60 दे रखा है तो आपको ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, ये वाला यूज़ करना है आपको, जो एंगल अंदर वाला होगा वही आपको यूज़ करना है, यहाँ पे होगा, है ना। तो अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए और एक कर लेते हैं, फिर इलस्ट्रेशन 5 का क्वेश्चन एक बार देख लीजिए पूरा अच्छे से, हो गया। तो जैसे कि दे रखा है बॉल हिटिंग हो रहा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम हम डायरेक्ट लिखेंगे, डेल्टा पी बराबर मॉड ले लेंगे 2m v कॉस थीटा, आप देख लेंगे थीटा कौन वाला दे रखा है, जैसे भी थीटा यहाँ पे क्या बोला है, इफ बॉल रिबाउंड्स एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट्स, मतलब 90 डिग्री में टू द रिबाउंड्स, बॉल रिबाउंड्स एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट से रिबाउंड का जो एंगल है वो 90 डिग्री, तो अच्छे से समझिए, ये वाला वॉल है, बैट है, कोई भी है,
ये हमसे फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंसिडेंट एंगल और जो रिबाउंड, उन दोनों का बीच का बोला एंगल 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, समझ रहे? अच्छे से पढ़ना है आपको, ऐसे नहीं देगा। उससे तो अच्छा ही है, पहले तो बोल ही रहा है ए बॉल पॉइंट वाल और द वेलोसिटी एट एन एंगल 45 डिग्री पे है, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी मिल ही जा रहा है। देखिए 45 डिग्री तो बोल ही दिया। इफ़ द बॉल इज रिबाउंड एट 90 डिग्री द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, तो 90 डिग्री, और 45 डिग्री ऐसे में ही इंसिडेंट हो रहा है। तो देखिए ये 45 तो ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि दोनों का हाफ भी होगा, 90 का आधा आधा हो जाएगा। तो टोटल 90 डिग्री, हमको ये अंदर वाला ही चाहिए, हमको बोला था ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल ही चाहिए। तो 45 डिग्री आ रहा है, दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये तो 45 है, ये भी 45 है। तो हमको 2 लिखना है, एम लिखना है, भी लिखना है, और cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री कितना होगा? 1/√2, 1/√2, √2 एम भी, √2 एम भी। ये तो आ रहा है क्या? डेल्टा पी। अब इसमें देखिए जो मास है वो 0.2 kg है, √2 0.2। v का वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी 25 हो गया ना, √2 mv हो गया। अब इसका देख लेते कितना आ रहा है, 2 कितना आ रहा है? ये तो पॉइंट हटाओ, 10 5 5 5 आ रहा है ना। तो जल्दी करना है आपको और अच्छे से करना है। मोमेंटम है तो न्यूटन सेकेंड, एफ टी आई इक्वल टू एफ टी, न्यूटन सेकेंड। फोर्स के लिए न्यूटन, टी के लिए सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। तो इतना ही आसान है। आगे थ्योरी नेक्स्ट क्लास में आपको हो जाएगा, और 3 क्लास लेंगे तो पूरा NLM ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से आपको पढ़ना है। पहले तो ये थ्योरी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी देखा यही एक क्वेश्चन पूरा डायरेक्टली आता है, क्योंकि हमको पढ़ना भी है बट टू द पॉइंट पढ़ना है ना। टू द पॉइंट मतलब जो चीज़ आने वाला है या फिर आएगी या फिर आ चुके हैं, वही आपको करना है। जो 10 साल में, पिछले प्रीवियस 10 साल में आपको पढ़ा, जो भी क्वेश्चन आए वही क्वेश्चन आए, क्योंकि ये फिक्स्ड है। पहले ऐसे नहीं हुआ था, अभी तो ऐसा ही होने वाला है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िए और थ्योरी को बार बार वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आपको याद हो जाए कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जो हम बोल रहे हैं कि हम बता के आपको याद करा देंगे, तो आपको बस लिखना है। आपको ऐसे देख कर भी रुकना ही है नहीं, आप पेन और कॉपी रजिस्टर में इसको लिखना है बराबर। डेल्टा पी बराबर 2mv cos थीटा, 2mv cos थीटा कैसा है, -mv -2mv cos थीटा। फिर मॉड ले लेंगे तो माइनस उठ जाएगा, फिर 2mv cos थीटा, ऐसे आया है। ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।